देश में E20 पेट्रोल को लेकर बहस छिड़ी हुई है। लोगों के मन में तमाम सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या ये पुरानी गाड़ियों के लिए सही है? क्या इससे कार की जो इंजन है वो हार्म होगी? और इस तरह के जो तमाम सवाल हैं उसके जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑटो एक्सपर्ट अमित खरे जी। अमित खरे जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं आदित्य, इंडिया.com में आपका स्वागत है। जो पहला सवाल ये है कि E20 फ्यूल है क्या? एक्चुअली ध्यान से अगर देखा जाए तो E20 का मतलब 20% एथेनॉल मिक्स है नॉर्मल गैसोलीन में, जिसे हम पेट्रोल कह के बुलाते हैं। और जब 20% मिक्स होता है तो वह E20 कहलाता है। इसी तरह जिस जिस परसेंटेज में एथेनॉल मिक्स किया जाएगा उसे E25, E35, E85 इस तरह के नाम से पुकारा जाएगा। मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल है, इसलिए इसका नाम E20 रखा गया। ठीक है, एक सवाल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो लोगों के मन में आ रहा है कि जो 2025 से पहले की जो कारें हैं, वो तो E5 और E10 के लिए फ्रेंडली है। लेकिन E20 जब उन कारों में इस्तेमाल होता है, तो कहा जा रहा है कि उससे इंजन उनका खराब हो रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है? देखिए, E20 फ्यूल से खराब हो रहा है, ये बात भी उतनी ही सही है जितनी कुछ लोग नकार रहे हैं। लेकिन दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की जो वजह है, अगर आप उसे ध्यान से समझें तो सबसे बड़ी समस्या है एथेनॉल का 20%, जो कि नंबर ज़्यादा है और यह बहुत ज़्यादा पानी को अपने भीतर सोख करता है और ब्लेंड डीब्लेंड हो जाता है, यानी हट जाता है। अब वह पेट्रोल अलग और पानी और अल्कोहल अलग, जिसे कि हम एथेनॉल कह के बुलाते हैं। और ये समस्या ज़्यादा बड़ी पैदा करता है, क्योंकि टैंक में जब ये होता है तो फ्यूल पंप जो टैंक के भीतर लगा है वो सबसे पहले नीचे से पानी को उठाता है, और उस पानी के साथ स्लज, गंदगी, ये सब चीज़ें भी एक साथ आती हैं। और सबसे पहले खराब होने की जो शिकायत आती है वह आती है फ्यूल पंप के साथ, जो कि एक्चुअल में लो प्रेशर फ्यूल पंप है। वही सबसे पहले खराब होता है और उसी की शिकायतें भी सबसे ज़्यादा इस समय आ रही हैं। और इस समय मैंने देखा कि सोशल मीडिया में तमाम ऐसी फोटोज वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंजन में चींटियां आ गई हैं। इन दावों में कितनी सच्चाइयां हैं? देखिए, एआई के ज़माने में हम रह रहे हैं। आप उसको बोलिए कि चींटियां आ रही हैं तो चींटियां आ जाएंगी, और एआई को बोलिए हाथी आ जाए तो हाथी भी आ जाएगा। बिल्कुल। और अगर गन्ने का खेत लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि इनमें से कोई भी बात सच नहीं है कतई। फ्यूल E20 हो, E85 हो, E35 हो, इसमें किसी भी तरह का शुगर कंटेंट होता ही नहीं है। तो जब मिठास नहीं है तो चींटियां, मधुमक्खियां, ये सब हवाबाजी है। अच्छा, अब मेरा जो अगला सवाल है वो है E85 को लेकर। सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी आ रही है? देखिए, सरकार ने क्लियर कर दिया कि E85 एक रेगुलर फ्यूल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और यह ऑलरेडी कई पंप में अवेलेबल करा दिया गया। अभी तक इंफॉर्मेशन मिली थी कि लगभग इंडिया में 700 पॉइंट पर अवेलेबल करा दिया गया है। लेकिन जैसे ही उनके पंप से वो खत्म हुई है फ्यूल, और उन्होंने उनमें से अधिकतर पंप ने अपने नंबर डिस्पेंसर के कम कर दिए। तो इस समय बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह मिल रहा है। और E85 में वैसे देखा जाए तो लगभग 83% एथेनॉल है, 1.5% के आसपास सॉल्वेंट डिटर्जेंट्स हैं, एंटी फ्रीजिंग सॉल्वेंट हैं, और बाकी नॉर्मल गैसोलीन है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। ये मिक्स करके आ रहा है। और इसकी गाड़ियां अभी 2 व्हीलर्स तो अवेलेबल हैं, 4 व्हीलर्स मारुति ने लॉन्च किया था, लेकिन वो 3 यूनिट ही बिके केवल। हाँ, अब अगली एक फुल फ्लैश्ड कार आने वाली है, शायद Hyundai दे रही है बहुत तो जल्दी। लोगों में जो सोशल मीडिया में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आक्रोश है इस बात को लेकर कि उनकी कारें खराब हो रही हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसको टैकल किया जाना चाहिए? और एक सवाल और है कि जैसे जब हमने पहले ही जब कार कंपनियां बना रही थी तो सरकार की तरफ से ये क्यों नहीं पहले रखा गया कि हमें E20 फ्रेंडली कारें बनानी है? एक्चुअली हुआ ये है कि E5, E10, E12 आने के बाद हुआ ये कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं दी गई। नीति आयोग और सियाम की जब बैठक हुई, उनमें आपस में बात हुई, तो ये बताया गया कि E20 को हम 2030 में रोल आउट करेंगे। तो कंपनीज का कहना था कि इतना टाइम मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात यह है कि हमारे पास अच्छा स्टॉक होगा नई गाड़ियों का, जो E20 रेडी होंगी, और इसके अलावा जो पुराना स्टॉक है E5 कारों का वो खत्म हो चुका होगा। E10 की कुछ कारें ही बची होंगी 2030 तक। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को, कंपनीज को, सबको सही लग रहा था। लेकिन इधर लॉबी ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे पास एथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है,
तो इनको जल्दबाजी समझ में आया, जब ज़्यादा हो गई है तो हम पहले कर देते हैं, शायद हम पब्लिक को कह सकेंगे देखो हमने जो टारगेट 2030 के लिए लिया था वो हमने अभी अचीव कर लिया, और अपनी वाहवाही हो जाएगी। गवर्नमेंट से यही गलती हुई कि उसने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं समझे और E20 को जल्दबाजी में रोल आउट कर दिया बगैर ये जाने कि हाँ इसके लिए E5 कारें तो खासतौर से सबसे ज्यादा तकलीफ में आएंगी। उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और कह दिया गया कि सब ठीक है। जब सब ठीक है तो उन्हें आदत पड़ गई सब ठीक है हर बार कहने की, जो एक्चुअली में नहीं है। सर ऐसी भी खबर आ रही है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनियां कह रही हैं कि भाई जो बहुत सारी जो कारें हैं, पुरानी कारें जो 2023 से पहले की हैं, अगर उनका इंजन खराब होता है तो हम बिल्कुल भी उनको जो क्लेम करेंगे हम रिटर्न नहीं देंगे। क्या ये सच है या फिर ये भी अफवाह है? एक्चुअली हुआ क्या था कि अगर आप ध्यान से समझें कि पुरानी गाइडलाइन जो थी इंश्योरेंस की, जिसमें प्रिंट था ऑलरेडी, उसमें यह था कि अगर आपकी कार E5 E10 है तो आपको दूसरे फ्यूल डालने से, एडल्टेटेड फ्यूल डालने से जो भी दिक्कतें आएंगी हम उनको टैकल नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच में IRDA को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी। उसके बाद से सभी इंश्योरेंस कंपनीज ने ईमेल कर दिए, इसमें कहा कि अगर कोई भी कंप्लेंट आती है तो हम उसे संभालेंगे, और ये ईमेल मेरे पास पिछले 15 दिनों के बीच में काफी आ गए हैं। अच्छा, जो एक बड़ा सवाल है, जब E20 में इतनी सारी दिक्कतें आ रही है तो E85 की जब बात कही जा रही है तो क्या तैयारियां हो रही हैं या आपको लगता है कि फिर क्राइसिस वाला कंडीशन बन सकता है? देखिए, पहली चीज ये समझनी पड़ेगी, जो लोगों को अभी पता नहीं है उनको लगता है कि E20 जिस तरह से मैंडेटरी है ऐसे ही आगे फ्यूचर में E85 मैंडेटरी कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर E5 E10 या E20 व्हीकल है आपका और उसमें आपने E85 फ्यूल भर दिया तो पेट्रोल पंप से घर जाना भी मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी वहीं सीज हो जाएगी। तो ये बात गवर्नमेंट को भी पता है और जितने लोग भी पॉलिसी मेकर हैं उनको भी पता है। तो E85 कभी भी मैंडेटरी फ्यूल नहीं हो सकता है। हाँ, E85 से रिलेटेड गाड़ियां आनी शुरू होंगी, धीरे धीरे आएंगी, आप उन्हीं में E85 भरा सकते हैं, या उन गाड़ियों में अगर E85 नहीं मिलता है तो आप E20 E30 जो भी मिले आप भरवा सकते हैं, क्योंकि उन गाड़ियों की डिजाइन ऐसे की जाती है जिससे कि सभी फ्यूल उसमें काम करे। वजह समझिए, फ्यूल पंप में सेंसर लगा होता है जो एथेनॉल की मेजरिंग करता है, बताता है कि इस समय टैंक में जो फ्यूल भेजा जा रहा है इंजन की तरफ उसमें कितने परसेंट एथेनॉल है। उसी हिसाब से वो सिग्नल कैलकुलेट करके देता है ECU को। ECU उसी हिसाब से एयर का मिक्सचर बनाता है कंबशन चैम्बर में, जहां पर यह एथेनॉल बर्न किया जाता है, और उसी हिसाब से स्पार्क प्लग को भी इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि उसे कितना स्पार्क करना है। और ये सब चीजें मिलके उस गाड़ी को E30 E25 E45 व्हाटएवर फ्यूल भर दिया जाए वो रेडी रहती हैं। और इसीलिए इस पर ज्यादा गवर्नमेंट का भी पुश है, कंपनीज को भी लगता है ये ज्यादा बेटर डिसीजन है। मगर प्रॉब्लम यहां पर ये आई है कि E85 की एनर्जी डेंसिटी E20 के मुकाबले लगभग 30% तक कम है। मेरे अपने एक टेस्ट में ये पाया गया है कि ये एनर्जी डेंसिटी लगभग 24% कम आई है। तो 24% कम आई है तो उसकी प्राइसिंग भी कम होनी चाहिए, जहां पर गवर्नमेंट से मिस्टेक हो गई, उन्होंने इसकी प्राइसिंग ऐसी नहीं रखी है जो वैलिड लगे। बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे जो सरकार के लोग हैं उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि बेसिकली हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा US ईरान वॉर के टाइम में जो एनर्जी क्राइसिस हुई, इंडिया बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ उससे। अभी भी हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आने वाले वक्त में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे इसमें? देखिए, फ्यूल एक ऐसी चीज है जिसमें हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज्यादा है, और यह डिपेंडेंसी धीरे धीरे ही कम हो सकती है, एक झटके में नहीं हो सकती है। इसीलिए इंडिया को मल्टीपल फ्यूल वाला कंट्री कहा गया। यहाँ पर पेट्रोल भी चलेगा, डीजल भी चलेगा, CNG भी चलेगा, एथेनॉल भी चलेगा, इलेक्ट्रिक भी रहेगा, हाइब्रिड भी रहेगा। इसके अलावा अगर हाइड्रोजन जैसे भी ऑप्शन आ जाएंगे तो वो भी साथ में चलेंगे। इंडिया इसी तरह ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इंडिया पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा तो अभी अगले 10 सालों में तो यह पॉसिबल नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके आगे की बातें मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं कोई भविष्य बताने वाला व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन यह बात सही है कि एथेनॉल से इंडिया का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल जरूर कम होगा, और इंडिया का पैसा जो बाहर कंट्रीज में जा रहा था, ओपेक कंट्रीज के पास जा रहा था, वो जाना थोड़ा कम होगा। लेकिन ये थोड़ा ही कम हो सकता है, बहुत ज्यादा असर इसका नहीं दिखेगा। एक जो कॉमन मैन के दिमाग में ये बात आता है कि जो एथेनॉल से जो पेट्रोल बनाया जाता है उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? जैसे पानी है, मक्के की लोग बात कर रहे हैं, चावल भी इस्तेमाल होता है, तो क्या आप बता सकते हैं? एक्चुअली में इंडिया में सबसे अधिक जो यूज हो रहा है वो हो रहा है गन्ने का।
गन्ने का जो वेस्ट होता है, जिसे हम चूरा कहते हैं उसको फ्रेगमेंट करके एथेनॉल बनाया जाता है। उसके बाद अगला नंबर मकई का आ गया है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत राइस का भी तो इस्तेमाल हो मक्के रहा का है। भी बन रहा है इंडिया में, हाँ, क्योंकि वो भी बन रहा है। पता चला है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा था मक्का, इस टाइम हमने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो उसमें जा रहा है। हाँ, ये बात सही है कि मक्के का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है। मक्के की प्राइसिंग भी काफ़ी बढ़ गई है इस बीच में, लेकिन वो मेरा डोमेन नहीं है। मैं सिर्फ बिल्कुल। अल्कोहल की बात कर सकता हूँ। अल्कोहल इन सब चीज़ों से रेगुलरली बन रहा है और उसकी कॉस्ट जरूर इंक्रीज कर दी गई। मुझे लगता है कि अगर पानी एथेनॉल का की भी बहुत प्राइसिंग, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसमें। पानी का इस्तेमाल, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये कि कॉर्न को ग्रो करने से लेकर लास्ट एथेनॉल आने तक नंबर्स ज़्यादा है, लेकिन वो एक्चुअल में कॉर्न पैदा करने में या फिर आप गन्ना पैदा करने में इसमें ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, ना कि उसे एथेनॉल में कन्वर्ट करने में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। लेकिन जब भी आप इसकी बात करते हैं तो फ्रॉम बिगनिंग से लेकर एंड तक कैलकुलेट किया जाता है। इसीलिए मिथ है कि भाई 10,000 लीटर खर्च हो रहा है 1 लीटर में, 8,000 लीटर खर्च हो रहा है, ये इसीलिए बातें हो रही, जबकि एक्चुअल में वेस्ट प्रोडक्ट से जब बन रहा है तो उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन जो पहले ही खर्च हो रहा वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सर, इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के बहुत सारे साथी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम सवाल ले लेते हैं। निवेदिता जी हैं। निवेदिता जी, आपके पास क्या सवाल है? Hello, sir. My name is Nivedita. My basic question is that, like you said, that most of the cars are not compatible for E20 petrol right now, and the even if the government has said that it was to be rolled out in 2013, some have already rolled out it. So, by this, I have two primary questions. One is that does it will it decrease the resale value of the cars which have been bought? Like, for example, I drive a Punch, which is 2022 make. So when I go to sell my car, am I going to get a less resale value for the vehicle? And like you said, that sugarcane is used in the manufacturing of this of E20. So how far will be the damage for any car make, or say the car which are already existing? How damage will it do to the car? एक्चुअली ध्यान से समझे तो जो रीसेल वैल्यू का पार्ट है वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि कारों की एक्चुअल लाइफ कम होगी। जब लाइफ कम होगी तो रीसेल अपने आप डाउन हो जाएगी, और ये फ्यूचर के बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। इंडिया जिस तरह से मल्टी डाइवर्सिटी फ्यूल की तरफ जा रहा है, ये कम होगी, इलेक्ट्रिक का पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, और नॉर्मली जितने भी फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल हैं सब की रीसेल डाउन होगी। अब रही बात कि मेंटेनेंस पे प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी आपको ये प्रॉब्लम, क्योंकि एथेनॉल पानी को साथ मिलेगा और इसे रोक नहीं सकते। पेट्रोल पंप लेवल पे बहुत ज़्यादा पानी मिक्स हो जाता है जो लोगों के टैंक में पहले से ही पहुंच जाता है। भले कारों में पानी को मिक्स करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो पूरी तरह से सील्ड होते हैं, उनमें पानी आप जब तक जबरदस्ती नहीं मिलाएंगे टैंक खोलकर तब तक उसके भीतर पानी नॉर्मली नहीं जाता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पेट्रोल पंप पर ही पानी इस बुरी तरह मिल जाता है। जैसे इस समय बारिश हो रही है तो वहां पर क्या होता है कि टैंक अंडरग्राउंड बने हैं, पानी भरा तो भीतर भी चला जाता है और उसे रोकने का कोई प्रोविजन नहीं है, ना ही कोई प्रॉपर कैपिंग सिस्टम है टैंक के ऊपर। नॉर्मली एक लिड रखे हुए हैं तो पानी भीतर जाएगा और वो पानी सेल में भी आएगा। जब सेल में आएगा तो फिर डेफिनेटली आपकी कार में पहुंचा वहां वो थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा। सबसे ज्यादा खराब होंगे फ्यूल पंप। टैंक में कोरोजन तो आएगा नहीं, क्योंकि टैंक आजकल फाइबर के बनते हैं जिन्हें HDPE पर एथेनॉल की कोटिंग की जाती है। एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट एथेनॉल होता है जिसकी कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से उससे वेपर नहीं निकलते हैं। तो HDPE के बने हुए टैंक वो खराब होते नहीं है। फिर उसके बाद लाइनिंग में आ गए तो लाइनिंग भी अब जो आ रही है लाइनिंग, उन पर भी ज़्यादा असर नहीं है। इंजेक्टर भी खराब नहीं होते हैं। हाँ, वो क्लॉग जरूर थोड़े से होते हैं, क्योंकि पानी और जब पेट्रोल के बीच में सेपरेशन हो जाता है तो जो गंदगी होती है वो पानी और पेट्रोल के बीच वाले हिस्से में आ जाती है, और इसी वजह से फ्यूल पंप उसको पहले खींचता है, और इसीलिए जितने भी फिल्टर हैं फ्यूल पंप के वो क्लॉग हो रहे हैं। तो यहाँ समस्या इस जगह पे आपको बार बार मेंटेनेंस पैकेज लेना पड़ेगा। मेरी नज़र में 20,000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर के बीच चलाने के बाद आपको एक बार पूरी तरह से फ्यूल टैंक को क्लीन करवाना चाहिए, फ्यूल पंप को बाहर निकलवा के क्लीन करवा के ड्राई करके दोबारा यूज करना चाहिए, फ्यूल इंजेक्टर क्लीन करवाने चाहिए जैसे 20,000 से 30,000 हो जाए, और स्पार्क प्लग अच्छी क्वालिटी के यूज किए जाने चाहिए ताकि वो अच्छा स्पार्क दे सके एथेनॉल को।
और ये सब अगर प्रैक्टिस में रखे जाएंगे हर 20 से 30 हजार किलोमीटर पे, तो आपकी कंप्लेंट थोड़ी कम होंगी। लेकिन इन सब को कराने में अच्छा खासा लेबर चार्ज आता है, क्योंकि अगर आप टैंक क्लीन कराते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे का लेबर चार्ज लगता है, जो मेरे हिसाब से लगभग 4,000-5,000 रुपए होता है। तो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम 5 से 7,000 रुपए खर्चा बढ़ेगा हर 20 से 30 हजार किलोमीटर के बाद। देखिए, पहली चीज फ्यूल इफिशियंसी पे असर है, ये बात बिल्कुल सही है, और ये असर थोड़ा नहीं, अच्छा खासा है। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आ रही है, आप ध्यान से समझें कि जब एनर्जी डेंसिटी कम हो रही है तो वह एवरेज पर दिख रहा है, और टू व्हीलर्स जो कि छोटे इंजन के साथ में, उन पर यह असर 10 to 12% का है। फोर व्हीलर्स जो 1500 सीसी से नीचे हैं उन पर यह असर 8 to 10% के आसपास है, और जो 1500 या 2 लीटर से अबव साइज के इंजन है उन पर यह असर 5 to 7% का आ रहा है। E10 to E20, E0 नहीं, E10 to E20 के कंपैरिजन में ये डिफरेंस आ रहा है, और इस डिफरेंस की कोई भरपाई नहीं की जा रही है। फ्यूल सस्ता किया जा सकता था, चूंकि आपने एथेनॉल की ब्लेंडिंग की है तो आपको सस्ता करना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इस बीच में गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर E20 या एथेनॉल को उन्होंने एक कमोडिटी बना दिया जिसकी प्राइसिंग फिक्स करवा दी गई है। नतीजा यह हुआ कि अब वह भी काफी महंगा हो गया है। इस समय उसकी कीमत पेट्रोल की जेन्युइन कीमत से ज्यादा है। नतीजा, एथेनॉल जितना ज्यादा मिलेगा उसकी कीमत पेट्रोल की और बढ़ती चली जाएगी। ये सबसे बड़ा उल्टा खेल है जो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था। यहां पर एथेनॉल को ओपन मार्केट में कर दें तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा। जब ओरिजिनल कॉस्ट पे आ जाएगा तो जो ये कंपनीज के प्रॉफिट हमें 5 गुने, 10 गुने, 500 गुना दिख रहा है, ये कम आ जाएंगे, क्योंकि ओपन मार्केट में है तो जिन कंपनीज को, जिन डिपो को यह एथेनॉल खरीदना है वह उसे ओपन मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे। जब सस्ता मिलेगा तो सस्ता फ्यूल बेचा भी जाएगा। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर संभाला जाए ओपन मार्केट करके एथेनॉल को, तो शायद बात बन सकती है। और जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में आया था उसमें भी यही था कि उनका कहना था हमें कोटा नहीं दिया जा रहा, हमारा कोटा बढ़ाया जाना चाहिए, यानी एथेनॉल अभी बहुत मात्रा में उपलब्ध है। तो जैसे ही ओपन मार्केट किया जाएगा, मेरा मानना है एथेनॉल की कॉस्ट पेट्रोल से भी काफी ज्यादा नीचे आ जाएगी, और फिर उसे कम कीमत पे बेचना गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा। दूसरा एक कॉम्प्लिकेशन क्या है इस मैटर में, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा, एथेनॉल की ब्लेंडिंग रिफाइनरी लेवल पर नहीं की जा रही है, यह डिपो लेवल पर हो रही है। नतीजा वहां पर काफी ज्यादा घालमेल भी है। हमारे साथ हैं जी इंग्लिश में है मैम। मैम, आपका क्या सवाल है? हाय, आई एम इप्शिता। तो मेरा सवाल है कि इज इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मिडिल क्लास। सो दो चीज़ जो उन्होंने भी एक बार टच किया कि एक जो माइलेज, is it really going to impact, and if it is impacting the mileage, by how much really, I mean approximately will the mileage be impacted? And secondly, we are hearing कि ये इस बात में सच्चाई है कि second मतलब this is going to impact two wheelers more than four wheelers. Is that true? And if so, then what is the solution? Because as we know that a lot of people in this country are they can afford only two wheelers. So is this ethanol related issue going to affect two wheelers more than four wheelers? एक्चुअली ध्यान से समझा जाए तो इस समय मार्केट में लगभग 44 करोड़ व्हीकल्स अवेलेबल हैं, जिनमें बहुत सारे खत्म हो गए हैं, और अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7 to 8 करोड़ व्हीकल टू व्हीलर्स रोड पर एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। और जब इतना बड़ा नंबर होगा तो उन पर असर भी ज्यादा दिख रहा है, और शायद इस समय जो कंप्लेंट सबसे ज्यादा है वो टू व्हीलर्स ऑनर्स की हैं, क्योंकि टू व्हीलर्स ऑनर्स हमेशा कैलकुलेट करते हैं कि पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आएगी, और एथेनॉल ब्लेंडिंग होने की वजह से, फ्यूल की प्राइस रेस होने की वजह से ये कम होता जा रहा है। एक टू व्हीलर पर यह असर नॉर्मली अगर 150 सीसी से छोटी साइज का इंजन है तो उस पर असर 12% के आसपास का है, और 12% अंतर प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होता है, और उनको अपनी गाड़ी को लगभग हर 5 से 10 हजार किलोमीटर के बाद क्लीन करवाना पड़ रहा है टैंक। इसके अलावा अपना जो इंजन का पार्ट है, वो फ्यूल पंप जो है वो भी, ये सब चीजें प्रॉपर क्लीन करानी पड़ी, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ रहा है। सीधे सीधे कहा जाए तो लोगों का कहना है कि हमारा इंजन खुल रहा है, जो सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है, लेकिन ये बात सही है कि इस पर खर्च भी, उनका मेंटेनेंस में भी बढ़ रहा है, और एवरेज भी कम हो रहा है। गवर्नमेंट इसे कंपनसेट कर सकती है अगर वह रीजनेबल प्राइस पर फ्यूल सप्लाई करे तो। उनके पास भी सवाल है। हाय सर, मेरा नाम लक्ष्य है। गवर्नमेंट ने आज ही एक रिलीज इशू की है, उसमें इन्फीरियर टर्म यूज की है जो प्योर पेट्रोल या E10 और E5 था।
तो क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने बोला है कि अगर माइलेज पे इम्पैक्ट को हटा दें तो बाकी हर एस्पेक्ट से E20 फ्यूल ज़्यादा बेटर है। एथेनॉल को समझना जरूरी है। एथेनॉल की ऑक्टेन वैल्यू 108 के आसपास है, जबकि नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टेन वैल्यू है 89। जब ये मिक्स होते हैं तो ऑक्टेन वैल्यू बढ़ती है। ऑक्टेन वैल्यू की हेल्प मिलती है आपको इंजन नॉकिंग में, इंजन को बेटर परफॉर्म करने में ज्यादा ऑक्टेन वाला फ्यूल बेटर रहता है। गवर्नमेंट का कहना है इस मामले में सही है कि ज्यादा ऑक्टेन होने की वजह से इंजन की लाइफ पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो प्रॉब्लम पानी के साथ मिक्स होने की आ रही है उसके बारे में कोई बातें नहीं हो रही है। मेन बात उस बारे में भी बात होनी चाहिए, और जितने भी पेट्रोल पंप हैं इन पर भी चेकिंग का सिस्टम होना चाहिए कि हर 15 दिन बाद इनके फ्यूल को टेस्ट किया जाए कि एक्चुअल में क्या डिस्पेंस हो रहा है। इस बारे में कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट भी क्लैरिटी एक्चुअल में नहीं दे रही है। वो इस समय अपने सारे मैटर को ढांकने में लगी हुई है, किसी तरह ये साबित कर सके कि एथेनॉल अच्छी चीज होती है। वो ये साबित नहीं करना चाहते कि जिनको प्रॉब्लम है उन्हें संभाला जाए। वो सिर्फ एथेनॉल के अच्छाइयों के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं उनकी कुछ बातों से सहमत भी हूं कि एथेनॉल से इंडिया के ऊपर लोड कम पड़ रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, हमें इमिशन में हेल्प मिलेगी, लेकिन और साथ ही हाई ऑक्टेन फ्यूल मिलेगा। मगर जो और प्रॉब्लम है उनके बारे में बात नहीं हो रही है, और शायद ये बड़ी शिकायत है जिसे गवर्नमेंट किसी भी मैटर में एड्रेस नहीं कर रही है। उम्मीद है लक्ष्य आप मेरी बात से सहमत होंगे। हमारे साथ साथी हैं श्याम सुंदर गोयल जी, इनके पास भी एक सवाल है। एथेनॉल तो दिल्ली में 2023 से ही कंपलसरी था, लेकिन ये जो शिकायत आ रही थी वो आ रही थी अभी जो हॉर्मुज जो स्टेट्स बंद हुआ, जो हमारे टैंकर्स बंद हुए, उसके बाद से ये सारी चीज़ें एकदम सामने आनी शुरू हुई। तो क्या इन दोनों का कोई कनेक्शन है आपस में कि जब हॉर्मुज में सारा टैंकर्स बंद हुए और फिर इधर इधर प्रॉब्लम शुरू आने की, आपस में कोई कनेक्शन है इनमें? देखिए, ध्यान से समझा जाए, हर इंजन का एक टॉलरेंस लेवल होता है, और दिल्ली एनसीआर में E20 फ्यूल लगभग 18 मंथ के आसपास से आने लगा था। उससे पहले मैंडेटरी नहीं था, लेकिन एक ऑप्शन उपलब्ध था और कुछ लोग यूज कर रहे थे। लेकिन जब ये मैंडेटरी हो गया ऑलमोस्ट 18 महीने पहले, उसका असर आज दिख रहा है, क्योंकि इंजन का टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया। इंजन भी दिक्कत दे रहे थे पहले से ही। अगर पहले से ही उसकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी और उस पर इस एथेनॉल मिक्स फ्यूल ने प्रॉब्लम बढ़ा दी उनकी, या फ्यूल पंप जो कि गंदे पहले से थे उसमें जैसे ही एथेनॉल मिक्स वाला फ्यूल आया और उसने पानी को अपने भीतर ज्यादा सोक किया और वो प्रॉब्लम देने लगे। ये एक समय तक टॉलरेंस लेवल में थे, लेकिन जैसे ही उनके फिल्टर चोक हुए, इंजन ने धोखा दिया, पंप ने धोखा दिया, नतीजा लोगों को प्रॉब्लम सामने आने लगी। और ये इतना वक्त हो गया है जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में ही कंप्लेंट ज्यादा सुनने को मिल रही है, जबकि बाकी पूरे इंडिया में E20 फ्यूल को मैंडेटरी होते हुए अभी 6 महीने से 8 महीने का वक्त हुआ है। वहां पर अगले 6 महीने बाद या 1 साल बाद वहां पर भी दिक्कतें इतनी ही ज्यादा सामने आएंगी जितनी इस समय दिल्ली एनसीआर और आसपास के लोगों को आ रही हैं। इसका हॉर्मोज से लेना देना सिर्फ इतना है कि उस समय पेट्रोल की क्राइसिस हुई थी, कई पंपों पे लोगों ने लाइन लगा ली थी और अपने टैंक को जबरदस्ती फुल करवा लिया था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे यहाँ भी क्राइसिस हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नेपाल में हुआ है। वैसे ही डर की वजह से इंडिया में भी काफी लोगों ने फ्यूल उस समय ओवर परचेजिंग कर ली थी, और उस समय फ्यूल की शॉर्टेज हुई और उसके बाद लोगों ने इसे को रिलेट कर लिया, जबकि एक्चुअली दिक्कत जो है वो टॉलरेंस लेवल की वजह से सामने आई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तमाम सवालों का बहुत ही आसान शब्दों में जवाब दिया। तो साथियों, आपने देखा कि E20 पेट्रोल को लेकर जिस तरह से देश भर में बहस छिड़ी हुई है और तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में इन तमाम मुश्किल सवालों का जवाब सर ने, अमित खरे सर ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में दिया। ऐसी चर्चाओं के लिए बने रहिए India.com के साथ। शुक्रिया।